नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि आपने कहा कि सर साइंस का बड़ा डर लग रहा है, और वो कहते हैं अगर अपन शिद्दत से किसी चीज को करने लगे तो अपने को हर चीज मिल जाती है। और उसी श्रृंखला में, इसी अपनी मुहिम में बनकर रहेंगे व्याख्याता में। अपने साथ एक और अपने स्टाफ के सदस्य आ गए हैं। जी हाँ, साइंस पढ़ाने के लिए, अब आपका साइंस का जो डर है उसको दूर करने के लिए अपनी इस मुहिम में हमारे स्टाफ के सदस्य एकता जी पारिक, जो वरिष्ठ अध्यापिका हैं विज्ञान से, अब वो आए हैं और वो भी आप लोगों के इस प्रयास के अंदर शामिल हो रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं जब अपनी जी जान से लगा हुआ हूं आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि चलिए साइंस जो है उसका डर मैं दूर कर देती हूँ। तो स्वागत आपका, आइएगा मैडम जी आप। नमस्कार साथियों, मैं एकता पारिक आप लोगों की जो साइंस की समस्या है उसको हल करने का प्रयास करूंगी और जो सामान्य टॉपिक हैं इनको हम मिलकर पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहला जो टॉपिक है कार्बन, इसके यौगिक और अपरूप, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आज की क्लास में कार्बन और इससे जुड़ी सभी जो हमारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप तो अब साइंस का डर दूर हो गया है। बिल्कुल अच्छे ढंग से आप पढ़ाइएगा, आराम से। बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ये एक बड़ी बात है। यहाँ बिल्कुल कोई सर, आलतू फालतू के लोग यहाँ नहीं है, मैं ठीक है। पूरी कोशिश करूंगी कि इनकी समस्याएं अच्छा, और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर सकूं। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्बन। कार्बन जो है ये आवर्त सारणी, जिसको कि हम जानते हैं। आवर्त सारणी जो है ये एक ऐसी सारणी जिसमें जितने भी तत्व हैं उनको एक निश्चित तरीके से जमा कर रखा गया है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव। इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी या जो तत्व थे उनको उनके परमाणु भार के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और एक व्यवस्थित तरीके से उनको जमाया। इसके बाद धीरे धीरे ये जो मेंडलीफ ने, इसके बाद कई सुधार होते गए और आज जबकि लगभग 118 तत्व पृथ्वी पर खोजे जा चुके हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। ये जो आवर्त सारणी होती है इसमें मुख्य रूप से 4 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को या तत्वों को बांटा जाता है, एस, पी, टी और एफ। देखिए, ये जो आवर्त सारणी है, एस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, पायतम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस उपकोष में भरा जाता है। और ये जो एस उपकोष होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल या भरे जा सकते हैं। इसके बाद आता है पी उपकोष। पी उपकोष जो होता है इसके अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम लिख सकते हैं या भर सकते हैं। डी उपकोष जो होता है इसके अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ उपकोष जो होता है इसके अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आवर्त सारणी जो है ये 2 भागों में बटी हुई है। इसके अंदर 18 सीधी खड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें वर्ग कहा जाता है और 7 आड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। ये जो कार्बन तत्व है, सबसे पहले 1 और 2 जो वर्ग होते हैं इनके अंदर देखिए, नोट कीजिए कि 1 और 2 जो वर्ग हैं इनके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद जो अगला क्रम आता है 3 से लेके 12 तक। ठीक है, 3 से लेके 12 तक जो वर्ग हैं उसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा जाता है। फिर आते हैं 13 से लेके और 18 वर्ग तक के एलिमेंट्स, जिसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा जाता है। इसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके लिए क्या है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनको क्योंकि आवर्त सारणी में जगह नहीं है, इसकी वजह से क्या किया जाता है कि ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको 2 अलग सारणियों में बांट कर रखा जाता है। पहली जो सारणी है उसको कहा जाता है पहली जो सारणी है इसको कहा जाता है लेंथेनाइड
और दूसरी जो है इसे कहा जाता है एक्टिनाइड। ठीक है साथियों, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें कार्बन और इसके यौगिकों के और कार्बन के अपर रूपों के बारे में, जो कि हमारा सिलेबस का मेन टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन, कार्बन जो है ये आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, ठीक है, उसमें 6 नंबर का तत्व है। इसको लिखने के लिए ये 6 इसका परमाणु क्रमांक और 12 इसका द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन जो है 6 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए शुरुआत करते हैं 1s2, 2s2 और 2p2। देखिए एस उपकोष जो है पहला वाला, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। दूसरे नंबर पर जो दूसरा उपकोष है इसका, इसमें एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसके बाह्यतम कोश में अगर हम बात करें कि कुल 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे अंदर वाले कोश के अंदर उपस्थित हैं, और इसके बाहर वाला जो कोश है इसके अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब हम ये जानते हैं कि सभी जो तत्व होते हैं इनको अपनी स्थायित्व को बनाने के लिए अपने बाह्यतम कोश में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए ये जो नियम होता है इसे कहा जाता है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, या इंग्लिश में इसको कहें तो ऑक्टेन्स लॉ। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन जो है इसकी भी ये टेंडेंसी या इच्छा रहेगी कि ये कैसे ना कैसे जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इनके साथ 4 और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ ले और ये अपने अष्टक को पूरा कर ले और स्थायित्व को प्राप्त कर ले। इसके लिए कार्बन जो है ये कई सारे यौगिकों के साथ बंध बनाकर, सहसंयोजक बंध बनाकर कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। पूरी आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं, इनके अंदर जो कार्बन तत्व है, कार्बन जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन और इसके जो यौगिक हैं, पृथ्वी पर लगभग 5 लाख प्रकार के यौगिक जो हैं वो अकेला कार्बन बना सकता है। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वो सब मिलकर भी, एक साथ मिलकर भी लगभग 50,000 यौगिक ही बना पाते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन जो है इसकी प्रवृत्ति अधिकांश यौगिकों के साथ मिलकर यौगिक बनाने की है। आगे अब हम बात करते हैं कार्बन और इसके अपर रूप और इसके रूपों के बारे में। सबसे पहले हम जानें कि अपर रूप क्या होते हैं। देखिए अपर रूप जो है, कार्बन के अपर रूप के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ें अपर रूप होते क्या हैं। अपर रूप जो हैं इनके लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपर रूप जो होते हैं इनकी भौतिक संरचना तो अलग होती है। ठीक है, भौतिक संरचना में अंतर पाया जाता है, जबकि इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं ये समान होते हैं। ठीक है, तो अपर रूप वे तत्व किसी पदार्थ के या किसी तत्व के वे अपर रूप या वे तत्व जिनकी भौतिक संरचना में अंतर पाया जाता है लेकिन उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। अब कार्बन के अपर रूपों की हम बात करें इस टॉपिक में, तो कार्बन जो है इसके अपर रूप होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते हैं देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनमें क्या अंतर है? क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब है जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, और अक्रिस्टलीय अपर रूप वो हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप जो हैं इनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में हम पढ़ते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपर रूप में आते हैं कोक, चारकोल आदि। ठीक है, अब अंतर यह है कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन इनकी आणविक संरचना निश्चित ज्यामिति की पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप में कोक है, चारकोल है, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। अब एक एक करके हम इन क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
हीरा या डायमंड के बारे में। ठीक है, हीरा या डायमंड जो है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, ज्ञात पदार्थों में जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे ज्यादा कठोर संरचना हीरे की अभी तक पाई गई है, यानी पूरी पृथ्वी पर इससे ज्यादा कठोर पदार्थ नहीं पाया जाता। इसी के साथ एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगी कि जिस प्रकार पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, उसी प्रकार हमारे मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है हमारी दांतों की ऊपरी परत पर पाया जाने वाला पदार्थ, जिसे कहा जाता है इनेमल। ये बायोलॉजी का टॉपिक हो गया, लेकिन साथ में आपके काम आएगा, इसलिए बताना जरूरी था। आगे देखिए, अब हीरे की संरचना की बात करते हैं। हीरा जो है इसकी आणविक संरचना को हम ये देखें कि कार्बन में हमने ये देखा कि 1s2, 2s2 और 2p2। अब ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसकी ये इच्छा या ये प्रवृत्ति रहती है कि 4 इलेक्ट्रॉनों से और साझा करके ये अपने अष्टक को पूरा कर ले। अब हीरा जो है यानी कि एक कार्बन परमाणु जो है ये कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। अब हीरे की हम बात करें, हीरा क्योंकि कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, यानी कि ये कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर नए बंध बनाएगा। हीरे की अब हम बात करें तो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य बंध बना सकता है, लेकिन ये जो विन्यास है ये इस प्रकार 90 डिग्री का कोण ना बना होकर कार्बन जो है हीरे में थोड़ा इस तरीके से झुका हुआ बंध इसका पाया जाता है। इसमें ये जो बंध कोण होता है ये 90 डिग्री का ना होकर ये जो बंध है ये 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन के हीरे के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो ज्यामिति या संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, ये पढ़ते हैं अब हम। देखिए, अब इसके अंदर हीरा जो है ये प्रत्येक जो कार्बन है ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व अगर विद्युत का चालन करता है तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास उपलब्ध हैं तो ही वह विद्युत का चालन कर सकता है। अब हीरा जो है इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब चारों बंध जो हैं वो बंध बनाने के लिए उपलब्ध हैं। मुक्त अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं की जा सकती है। हीरा जो है चमकदार होता है। अधिकांश जो हीरे होते हैं विद्युत का कुचालक है, ये हमने पढ़ लिया। विद्युत के अलावा ऊष्मा का भी ये कुचालक होता है, इसमें से होकर ऊष्मा भी पास नहीं होती है। हीरे जो हैं खानों में से खोदकर निकाले जाते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। मुख्य रूप से हीरा जो है ये पारदर्शी ही होता है, लेकिन किसी प्रकार की अशुद्धि मिल जाने के कारण हीरा जो है ये रंग वाला भी हो जाता है। हीरा जो है अगर काले रंग का है तो इसे कहा जाता है बोर्ट। ठीक है, इसके बाद हीरे की स्ट्रक्चर को जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि चारों बंध जब बन गए हैं तो हीरा एक चतुष्फलकीय ज्यामिति संरचना में पाया जाता है और प्रत्येक परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर बंध बनाने के लिए उपलब्ध रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरा जो है ये चमकता है और चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जितनी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरती हैं उन सभी किरणों को ये परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से हीरा इतना चमकदार हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं हीरे के गुणों के बारे में या इसके उपयोगों के बारे में। सबसे पहला, हीरा जो है इसका उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में, जो कि हम सभी जानते हैं। आभूषण बनाने के लिए हीरा जो है इसकी संरचना हम जानते हैं कि इसकी शुद्धता जो है उसको कैरेट में नापा जाता है। हीरे की शुद्धता को कैरेट में नापा जाता है। इसके बाद इसका उपयोग जो है पत्थरों की कटाई करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये कठोरतम पदार्थ है, पत्थर तक को काटने में ये सक्षम है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है हमारा ग्रेफाइट।
ठीक, ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन इसकी जो संरचना है, जैसे हमने हीरे की पढ़ी संरचना कैसी होती है कि चतुष्फल की संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है ग्रेफाइट की वो षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट जो है ये मुख्य रूप से हमारे काम में जहां आता है हमारे जीवन में, तो हम जो पेंसिल, सीसा पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ठीक है, अब इसकी षटकोणीय संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, देखिए अब ये कार्बन परमाणु है, या मान लीजिए ये कार्बन परमाणु है। अब हम बात करें कि इसकी परतदार संरचना जो है उसमें ये तत्व किस तरह से, कार्बन के परमाणु किस तरह अरेंज्ड हैं। तो ये कार्बन परमाणु देखिए, ये एक बंध इस कार्बन से बना रहा है, एक बंध इससे और एक बंध इस कार्बन से बना रहा है, लेकिन इसका जो चौथा बंध है वो कैसा है, खाली है या मुक्त पाया जाता है। और इसी कारण हीरा जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे देखिए कि ग्रेफाइट की जो परतदार संरचना है, अब ग्रेफाइट से हम लिख कैसे पाते हैं। ग्रेफाइट से लिखने के लिए ये जो परत है, जब हम कागज पर सीसा पेंसिल को लिखते हैं तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो एक परत दूसरी के ऊपर खिसकती रहती है, और जिस कारण हम इस ग्रेफाइट की पेंसिल से लिख पाते हैं। ग्रेफाइट जो है इसकी संरचना हमने देख ली, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके गुणों की अगर बात करें तो ये धूसर रंग का, धूसर का मतलब है कि मटमैले से रंग का होता है, छूने में ये चिकना होता है। अगर इसका पाउडर हमारी आंखों पर, हाथ पर लग जाए तो छूने में हम देखते हैं कि ग्रेफाइट जो है ये चिकना पदार्थ होता है। अब इसके उपयोगों की हम बात करें तो उपयोग मुख्य रूप से जो ग्रेफाइट है इसका सबसे प्रमुख उपयोग ये है कि इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा शुष्क सेल, जो सेल हम हमारे घरों में काम लेते हैं, तो ये जो सेल होता है इसके अंदर आपने ये एक रॉड देखी होगी, अंदर इस तरीके से होती है, ये जो है ये भी किसकी, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। उसके बाद ग्रेफाइट जो है इसका मुख्य उपयोग हम पेंसिल की जो लीड होती है जिसका उपयोग हम लिखने में करते हैं, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य जो मैंने आपको बताए। इसके बाद कार्बन का तीसरा अपर रूप है फुलरीन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फुलरीन जो है इसको अतिचालक कहा जाता है। अतिचालक से मतलब यह है कि इसकी चालकता जो है वो ग्रेफाइट से भी काफी ज्यादा होती है। फुलरीन जो है ये बड़े अणुओं के रूप में पाया जाता है, इसके अंदर कार्बन परमाणु जो है वो ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन अब 60, 70, 80 तक कार्बन परमाणु एक साथ मिलकर जब फुलरीन का निर्माण करते हैं तो इनमें से एकमात्र जो सबसे ज्यादा स्थायी फुलरीन है वो है C60। ठीक है, एक यूएस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, उसके ये आर्किटेक्ट थे, और वो जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई, इस कार्बन 60 वाले जो फुलरीन है इसका आकार लगभग उसी के जैसा होता है, और इसीलिए ये जो सबसे स्थायी फुलरीन है इसको कहा जाता है बकी वॉल। इनके नाम पर इसका नाम बकी वॉल का है, और इसी फुलर इनका जो सरनेम है उसी की वजह से इनको फुलरीन कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार बड़े गोलाकार गुंबद जैसे आकार का होता है। अब फुलरीन के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो पढ़ते हैं हम, कि ये जो कार्बन 60 कार्बन परमाणुओं वाला फुलरीन होता है, इसकी संरचना में कुल 32 फलक पाए जाते हैं। अब ये जो 32 फलक हैं इनका आकार इन सभी फलकों का आकार एक जैसा नहीं होता है, इनके आकार में कुछ विविधता पाई जाती है, जिसमें दो प्रकार के संरचना इनमें पाई जाती है। एक होती है षटकोणीय
और एक होती है पंचकोणीय। देखिए, तो अब इसमें 32 फलक जो पाए जाते हैं, 32 फलक में से 20 फलक जो होते हैं ये होते हैं षटकोणीय विन्यास वाले। षटकोणीय का मतलब इस तरह का आकार होगा, और 12 फलक जो बाकी बचे ये होते हैं पंचकोणीय, यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति का निर्माण करते हैं। कि अगर हम बात करें कि ये फुलरीन है तो इसमें कुछ जो फलक होंगे वो इस प्रकार के होंगे, बन रहे हैं षटकोणीय। कुछ जो होंगे वो ये पंचकोणीय हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार फुलरीन के अणु का निर्माण होता है। इसके प्रमुख गुण जो थे फुलरीन के आपके समक्ष हैं। आगे देखिए, अब हम कार्बनिक यौगिकों के अन्य गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो है इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए, अब देखिए कार्बन और इसके जो यौगिक हैं, कार्बन वातावरण में कार्बन जो है एयर के रूप में या हवा के रूप में जो कार्बन पाया जाता है ये केवल 0.03% जो कि हमारी वायु में मिक्सचर के रूप में या वायु के अवयवों में एक मिश्रण के रूप में पाया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की जो सतह है उस पर कार्बन जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अनेक प्रकार के यौगिकों के रूप में हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। माना यह जाता है कि वह हर पदार्थ जो कि जलने पर काले रंग का हो जाए उसमें कार्बन किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। तो हम जानते हैं कि लगभग सभी पदार्थ जो हैं वो जलने पर काले हो जाते हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कार्बन जो है ये सभी पदार्थों के अंदर अनिवार्य रूप से उपस्थित होता ही है। कार्बन जो है पहले ये माना जाता था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने ये बताया कि कार्बन और कार्बन के जो यौगिक हैं ये मुख्य रूप से सजीवों के शरीर में ही निर्मित होते हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से इनको बनाया जाना पॉसिबल नहीं है। बर्जीलियस के इस सिद्धांत का खंडन किया वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने। वोहलर जो थे इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया और उसका नाम था यूरिया। और इन्होंने ये बताया कि कार्बनिक यौगिक जो हैं इनको मानव शरीर में या सजीवों के शरीर के अलावा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाना संभव है। इन्होंने सबसे पहला जो तत्व बनाया वो था यूरिया, जिसको कि हम जानते हैं जो कि मूत्र के रूप में हमारे शरीर से कुछ मात्रा में उत्सर्जित किया जाता है। ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। इसका फॉर्मूला ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया बर्जीलियस ने और वोलर ने, और बर्जीलियस के सिद्धांत का खंडन किया कि इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाना संभव नहीं है। अब कार्बन के मुख्य यौगिक जो हैं किस तरह उनका नामकरण किया जाता है और किस तरह उनके बीच में बंध का निर्माण किया जाता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। कि कार्बन जो है इसकी संरचना में मुख्य रूप से कार्बन जो है ये 2 प्रकार के यौगिक बनाता है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। सबसे पहले हम बात करें संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। संतृप्त यौगिक क्या है? संतृप्त यौगिक वे यौगिक हैं कार्बन के जिनके मध्य मात्र एकल बंध पाया जाता है, यानी वे सभी तत्व कार्बन के जिनमें एकल बंध पाया जाएगा वो कार्बन के संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। तो इनकी एक पहचान ये हो गई कि इनके मध्य में केवल एकल बंध पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें असंतृप्त यौगिकों की। इनके मध्य अब यहाँ एकल बंध है तो यहाँ पर जो है या तो द्विबंध पाया जाएगा और या फिर त्रिबंध पाया जाएगा। द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड और त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए कि एक बंध जब बनता है सहसा जो
यौगिकों की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, इन दोनों के बीच में मैंने एकल बंध जब बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एकल बंध है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से आता है, और इन दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से एकल बंध का निर्माण होता है। दूसरी बात, द्विबंध और त्रिबंध की जब हम बात करते हैं, तो कार्बन और कार्बन के मध्य में अगर द्विबंध है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने और दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने साझा करके और इस द्विबंध का निर्माण करवाया है। और अगर त्रिबंध है तो दोनों जो कार्बन है इनके मध्य में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होता है, और इस तरह मिलकर ये कार्बनिक यौगिक जो हैं वो संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का निर्माण करते हैं। आगे अब हम पढ़ें कि ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिक जो हैं इनका नामकरण वैज्ञानिक पद्धति से किस प्रकार किया जाता है। चलिए, तो जो संतृप्त यौगिक हैं ये हैं एल्केन, क्योंकि इनके मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त यौगिक जो हैं इनको कहा जाता है एल्कीन और एल्काइन। इनमें डबल बॉन्ड और इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद इनके नामकरण में एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि एल्केन जो है इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एल्कीन जो है इनको ओलिफिन कहा जाता है, ठीक है। तो हमें एल्केन और एल्कीन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका कॉमन नाम भी क्या है। और एल्काइन जो है इन्हें एसिटिलीन भी कहा जाता है। अब इनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनके यौगिकों के नाम लिखने से पहले हमें इनका नामकरण किस तरह किया जाता है, किस तरह इनके अंदर परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, उसको समझें। उसके लिए एक सामान्य सा सूत्र है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संतृप्त यौगिकों में आता है एल्केन। एल्केन को जब हम एल्केन बनाते हैं तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। ये क्या है, ये मैं आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एल्केन के बाद आते हैं एल्कीन। एल्कीन जो है इनका सामान्य सूत्र है CnH2n। और एल्काइन जो है इनका जब सामान्य सूत्र हम लिखते हैं तो CnH2n-2। अब ये N2n ये क्या है, किस तरह इनमें बंध बनते हैं, किस तरह इनको लिखा जाता है, इस बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एल्काइन बनाते हैं, जिसके लिए पहले इनके नामकरण के लिए कॉमन जो लैंग्वेज है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर n का मतलब ये जो n हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, n की संख्या अगर 1 है तो जब भी हम एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मैथ। अब मैथ हमने लिखा, उसके अभी चलिए आगे देखिए। n बराबर 2 अगर है तो हम लिखेंगे एथ। n बराबर अगर 3 है तो हम लिखेंगे प्रॉप। n बराबर अगर 4 है तो हम लिखेंगे ब्यूट। n बराबर अगर 5 है तो हम लिखेंगे हेक्स। और n बराबर अगर 6 है तो हम लिखेंगे हेप्ट। अब इनके नामकरण और आगे वाले जो सूत्र हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एल्केन। एल्केन जब हम बना रहे हैं, सबसे पहला एल्केन जो हम बना रहे हैं, मान के चलिए कि कार्बनों की संख्या हम एक ही लेकर चल रहे हैं। सूत्र हमने लिखा CnH2n+2। जहां जहां सूत्र में n लिखा है उसकी जगह हमको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। देखिए Cn की जगह हमने 1 लिखा, H2n यानी कि 2 × 1 और +2। कार्बन 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, H 2 एकम 2 और 2 CH4। अब हमने लिखा कि n बराबर अगर 1 है तो हमको लिखना है मैथ। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर एल्केन है तो नाम के आगे जैसे हम मैथ लिख रहे हैं तो मैथ में हमको क्या जोड़ देना है, एल्केन है तो इसमें एन जोड़ देना है, तो इसका नाम हो गया मैथेन। तो ये जो है ये क्या बन गया, मैथेन, ठीक है। अब अगर हम एल्कीन की बात करें, इनका जब नामकरण किया जाएगा मान लीजिए
तो एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, मैथ है, प्रोब्यूट जो भी है, उनके साथ जो भी नाम का अणु लगना है उसके साथ हम ईन जोड़ देंगे। मान लीजिए प्रोप है, जैसे 3 कार्बन परमाणु हैं, 3 कार्बन अगर परमाणु हैं तो ये हो गया प्रोप, और ईन इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोपीन। इसके बाद एल्काइन की अगर हम बात करें तो एल्काइन जब हम लिखेंगे तो जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनके साथ आइन लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन परमाणु हम लिख रहे हैं ब्यूट, तो ब्यूट के साथ आइन को जोड़ दिया जाएगा और क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। जो भी इसका नाम होगा, मान लीजिए 4 कार्बन है, इसको हम लिखेंगे ब्यूटाइन। अब देखिए इनकी आणविक संरचना की बात करें, जैसे हमने मेथेन बनाया तो 1 कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन परमाणुओं से। तो इसकी संरचना जब हम बनाएंगे तो ये देखिए, और देखिए ये तो बंध निर्माण हो गया। और अगर हम इसके आणविक संरचना की बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है, और पहला तत्व है इसलिए इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अधिकतम ये क्योंकि इसके अंदर एस उपकोष पाया जाता है और एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है। अब हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 4। अब हमने अभी ये पढ़ा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। कितने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहे हैं, 4। ये मान के चलते हैं कि हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अलग से दिखाने के लिए हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अलग से डिनोट कर देते हैं। अब हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो इसका अष्टक पूरा नहीं होगा, केवल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही अपने एस उपकोष को पूरा कर लेगा। हाइड्रोजन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। इसके बाद कार्बन की अगर बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले उपलब्ध थे। ये जो 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं इनके साथ इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मिलकर, और ये बना लेता है, अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेता है, और ये CH4 का अणु निर्मित हो जाता है। आगे चलते हैं, कुछ बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। मान लीजिए n बराबर अगर 4 है, ठीक है, n बराबर 4, सूत्र हमारा वही है CnH2n + 2। देखिए C4H2 × 4 + 2, C4H हो गया 4 दूनी 8 और 2 10, ये बन गया। अब 4 है तो क्या लिखना है हमें, ब्यूट, और क्योंकि एल्केन है तो हो जाएगा एन इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसकी आणविक संरचना की अगर हम बात करें तो कितने कार्बन है, 4। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम इनकी आणविक संरचना को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कार्बन परमाणुओं की चेन जो है उसको बनाना पड़ेगा, और कार्बन परमाणुओं की चेन कितने कार्बन है, 4। तो 1 2 3 और ये 4। अब प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाएगा, उस हिसाब से इनमें हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित करने। यहाँ कार्बन परमाणु के पास 1 बंध बन रहा है, 1 2 और 3, और ये 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ जाते हैं। ये कार्बन परमाणु 1 और 1 2 बंध बना रहा है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 4 संयोजकता इसकी कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ भी 2 कार्बन, तो ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, और 1 बंध बना हुआ है, 1 2 और ये 3। देखिए कितने हाइड्रोजन है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार एल्केन परमाणुओं का निर्माण किया जाता है। इस सिंपल सूत्र के आधार पर हम कितने भी कार्बन परमाणु हो, n अगर हमें मालूम है तो उससे जुड़ता हुआ जो भी एल्केन है उसका निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। आगे बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन जो है इनका सामान्य सूत्र CnH2n। अलग अलग कार्बन परमाणुओं के आधार पर एल्कीन्स का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले हम जैसे बनाते हैं n बराबर 3। n बराबर 3 का मतलब है कि कार्बन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन 2n, यानी कि 2 गुणा, और ये बन गया C3H6। आणविक संरचना की अगर हम बात करें 1 2 और 3, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है एल्कीन है
यानी इसके अंदर एक डबल बॉन्ड निश्चित रूप से पाया जाएगा। और ये जो एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, मान लीजिए हम इस या इस दोनों में से किसी भी कार्बन पर लगा देते हैं। मानकर चलते हैं कि हमने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, कार्बन 1 2 और ये 3। अब इसकी 2 संयोजकता पूरी हो चुकी है दोनों कार्बन परमाणुओं की। कितने हाइड्रोजन, हमें 6 हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ना है। इसकी क्योंकि 2 संयोजकता पूरी हो चुकी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। 2 और 1 3 संयोजकता इसकी पूरी हो गई तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। इसकी क्योंकि एक ही संयोजकता पूरी हुई है, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह ये बन गया हमारा प्रोपेन। और जितने ज़्यादा कार्बन परमाणु हम जोड़ते जाएं, एन की संख्या के आधार पर अलग अलग कार्बन परमाणुओं को हम एल्कीन में व्यवस्थित कर सकते हैं। एन बराबर अगर हम 4 लेते हैं, मान लीजिए एन बराबर हम 5 लेते हैं, सूत्र जब इसका बनाया जाएगा CnH2n C5H2 × 5, ये हो गया C5H10। अब 5 है तो पेंट लिखेंगे, तो पेंट और अनुलग्न जो है साथ में लग जाएगा इन, तो ये हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, आगे चलिए अब बात करते हैं हम एल्काइंस के बारे में। एल्काइन जिनके अंदर आवश्यक रूप से क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया ही जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइन। मान लीजिए n बराबर 3 लेते हैं, इसका सामान्य सूत्र CnH2n - 2। कार्बन परमाणु 3, हाइड्रोजन परमाणु 2 × 3 - 2, C3H6 - 2 यानी C3H4। कार्बन परमाणु कितने हैं, 3, प्रोप और अनुलग्न लगेगा आइन, तो ये हो गया प्रोपाइन। इसकी संरचना की अगर हम बात करें, 1 2 और 3 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड पाया ही जाएगा। मान लीजिए पहले कार्बन पर हम त्रिबंध बना देते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 4। इस कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता क्योंकि पूरी हो चुकी हैं तो ये केवल एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ये जो कार्बन है पहला और ये दूसरे नंबर का, 3 संयोजकता इसकी पूरी हो गई, एक ये रही 3 और 1 4, तो इसको हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो कार्बन है इसकी केवल एक संयोजकता पूरी हुई है, इसलिए 1 2 और ये 3, ये देखिए C3 1 2 3 और H 1 2 3 और 4, नाम इसका प्रोपाइन। एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए n बराबर हम 6 ले लेते हैं, C6H2 × 6 - 2, C6H12 हो गया 10। और नाम 6 कार्बन परमाणु है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। चलिए, ये थे कार्बन के प्रमुख अपरूप, इनके बारे में हमने पढ़ा। कार्बन परमाणुओं का नामकरण किस तरह किया जाता है, एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस के आधार पर, ये हमने पढ़ा। इसके बाद ये जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, इसके अलावा कार्बन परमाणु जो होते हैं इनको 2 ग्रुप्स में और बांटा जाता है, जिन्हें कहा जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जिनके बारे में एक जनरल जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि एलिफेटिक कार्बन परमाणु जो हैं और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक जो होते हैं इनकी श्रृंखला जैसी संरचना पाई जाती है, जबकि एरोमेटिक जो होते हैं इनकी चक्रीय संरचना पाई जाती है। श्रृंखला जैसी संरचना, जैसे अभी हमने ये पढ़े संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, इनमें सभी जो कार्बन परमाणु थे इनकी एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर था। लेकिन जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं या एरोमेटिक यौगिकों की बात करते हैं तो जिनमें चक्रीय संरचना पाई जाती है, जैसे हमने श्रृंखला एलिफेटिक, जैसे 5 कार्बन परमाणु, तो ये एक सीधी चेन बन गई, ये एलिफेटिक कार्बन परमाणु होते हैं। एरोमेटिक कार्बन परमाणु जो होते हैं इनकी चक्रीय संरचना होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है बेंजीन। और हर सिरे पर 6 कार्बन परमाणु जुड़े हुए पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इनमें यही अंतर होता है। दूसरी बात यह है कि एरोमेटिक कार्बन परमाणु, अब इनका नाम एरोमेटिक क्यों रखा गया है, एरोमेटिक जो है ये एक शब्द है एरोमा, जिससे बना है। एरोमा का मतलब होता है सुगंध या गंध मान लीजिए, क्योंकि किसी में अच्छी और किसी में खराब भी हो सकती है।
तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इन सभी की एक विशिष्ट गंध होती है जिसके आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। कार्बन और इसके मुख्य जो यौगिक थे ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, जिसमें हमको पढ़ना है ग्रीन हाउस गैस के बारे में। चलिए पहले कार्बन के कुछ और गुण पढ़ लेते हैं कि कार्बन जो है, पहली बात, इसके अंदर एक गुण और पाया जाता है जो है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण ये है कि हम जानते हैं पॉलीमर्स या बहुलक के बारे में, और अधिकांश जो बहुलक बनते हैं वो कार्बनिक यौगिकों के ही बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे यौगिक और तत्व जो है वो कार्बन परमाणुओं के ज्ञात हैं। श्रृंखलन, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैटेनेशन। ये क्या होता है कि जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं इनकी ये मतलब प्रवृत्ति होती है कि ये बहुत सारे तत्वों और कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर और एक लंबी चेन वाले कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है और ये कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक कार्बन परमाणु है और हम ये मानकर चलते हैं कि ये कार्बन परमाणु जो है ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की संयोजकता क्योंकि हमें पता है कि कितनी है, 4 है। अब ये जो 4 कार्बनिक संयोजकता है, अगर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो ये फिर अपने साथ कितने कार्बन, 3 कार्बन परमाणुओं को और जोड़ने का प्रयास करेगा। और ये जो 3 कार्बन परमाणु हैं ये फिर बाद में 3 कार्बन परमाणु को अपने साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि ये जो जाल है और अधिक विस्तृत होता जा रहा है और इस प्रकार ये जो कार्बन परमाणु है एक के बाद एक अपने साथ अन्य कार्बन परमाणु, और एक कार्बन जुड़ने का मतलब है कि उस कार्बन से फिर 3 कार्बन परमाणु जुड़ेंगे और उन 3 में से भी फिर प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ते जाएंगे। और इस कारण से कार्बनिक यौगिक जो हैं ये लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। श्रृंखलन का गुण इनमें पाया जाता है, यानी एक के साथ एक जुड़कर बहुत बड़े बड़े अणुओं का ये निर्माण कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों को ये जो भी गुण थे वो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा एक टॉपिक और जो है हमारा उसको हम पढ़ लेते हैं। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस हमने पढ़ लिए, इनका नामकरण पढ़ लिया, सामान्य सूत्र याद कर लिया। कुछ जो हैं अलग अलग यौगिक उनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, सूत्र के आधार पर इनके नामों की प्रैक्टिस लिखने की हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और हम पढ़ें, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव, कि कार्बन जो है वातावरण में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वातावरण में लगातार बनती रहती है और काम में भी आती रहती है। अब काम में कैसे आती है, काम में आने के लिए हमारे जो नेचर है उसमें ऐसी व्यवस्था है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि श्वसन से निर्मुक्त करते हैं या श्वसन के दौरान हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लिया जाता है किनके द्वारा, हरे हरे पेड़ पौधों के द्वारा। कि पेड़ पौधे जो हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वसन में उपयोग करते हैं और बदले में हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन या प्राणवायु गैस, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। और बदले में हम क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और पेड़ पौधों को श्वास लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन होता यह है कि वातावरण में या जहाँ प्रदूषण है वहाँ पर जहाँ पर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि काफ़ी नुकसानदायक है हमारी पृथ्वी के लिए और इसके कारण धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या फिर वातावरण को नुकसान हो रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अब होता यह है कि मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वातावरण में निर्मुक्त हो रही है वो ज़्यादा है, वाहनों का धुआं है या और भी मान लीजिए ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण में मुक्त की जा रही है, होता यह है कि अब यहाँ पर पृथ्वी के आगे यहाँ पर बादल हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे ही अब सूर्य का जो प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो होता यह है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो जो पृथ्वी गर्म होती है तो उसमें से रेडिएशंस या विकिरण निर्मुक्त होते हैं या विकिरण निकलते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये पृथ्वी पर चारों तरफ एक परत बना लेती है, बादल के रूप में, धुएं के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठे हो जाती है।
अब होता ये है कि जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश तेज होता है और पृथ्वी जब गर्म होकर और इसमें से जब ये विकिरण उत्सर्जित होते हैं गर्म होने के कारण, तो गर्म जो हवा है ये गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। अब ऊपर की तरफ जब ये रेडिएशंस जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पहले से ही यहाँ पर उपस्थित है, ये इनके लिए एक तरह से ब्लॉकेज का काम करते हैं, यानी इनको वातावरण में बाहर नहीं जाने देती है। जिसके कारण क्या होता है कि बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है कि एक कमरा है जिसमें कोई खिड़की या रोशनदान नहीं है, केवल एक ऐसा कमरा जिसमें कोई खिड़की या रोशनदान ना हो और केवल एक दरवाजा हो, इसमें कई लोगों को जब बंद कर दिया जाए तो कुछ ही देर में क्या होगा कि वातावरण कमरे का इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि सांस ले पाना भी दुर्भर होगा। सेम वही स्थिति हमारी पृथ्वी की हो जाती है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के वातावरण में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चारों तरफ एक पर्दा सा बना लेती है, पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेती है, तो ये विकिरण जब पृथ्वी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल से, तो वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये जो विकिरण है ये पृथ्वी के वातावरण के आसपास ही रहते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जो है इसका वातावरण तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यही एक मुख्य कारण है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं या फिर पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जहां तक हो सके उत्पादन कम किया जाए, और उत्पादन अगर कम करना है तो ईंधन जो है उनको कम जलाना, गाड़ियों का धुआं जो है वो भी इसका एक प्रमुख उत्तरदायी है, जिसको भी बचाना चाहिए। और पौधे तो संख्या में अधिक से अधिक हमें लगाने ही होंगे। ये बात हुई ग्रीन हाउस प्रभाव की। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस प्रभाव हर जगह हमारे लिए हानिकारक ही है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो लोगों के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसी जगह जहां पर ठंड बहुत पड़ती है और जहां पर वनस्पति कम होती है, वहां पर ये ग्रीन हाउस प्रभाव लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की शीट्स होती हैं या फिर ऐसे मकान जैसे बना लिए जाते हैं, ये बने हुए होते हैं कांच के, ऐसी झोपड़ियां सी बना दी जाती हैं कांच की। अब होता यह है कि इनको कवर कर दिया जाता है और ऐसी ठंडी जगह जहां पर वो वनस्पति नहीं उगती जो कि गर्म जगहों पर पाई जाती है, वहां पर इन कांच के घरों या पौधा घर जिनको कहा जाता है, इनकी मदद से वनस्पतियां उगाई जा रही हैं, ऐसी वनस्पतियां जो उस वातावरण में उगा पाना लोगों के लिए संभव नहीं है। देखिए होता क्या है, बिल्कुल वही ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह है कि विकिरण जब दिन के समय थोड़ी बहुत देर धूप आती है तो विकिरण जो है इन कांच की दीवारों में से होते हुए अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वनस्पति उगी है गमलों में या जमीन पर भी। होता यह है कि जब ये गैस गर्म होकर और इस कांच से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो ये कांच जो है ये एक तरह से बैरियर का काम करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी पृथ्वी के लिए करती है, और ये उस गर्म गैस को बाहर नहीं निकलने देता, जिसके कारण ये जो कांच का घर है या जो पौधा घर है इसके अंदर का तापमान बाहरी वातावरण की तुलना में काफी ज्यादा हो जाता है। और ऐसी जगहों पर जहां पर की ठंड काफी पड़ती है वहां पर उन वनस्पतियों को उगा पाना इसकी वजह से संभव है जो कि उस वातावरण में उगा पाना पहले पॉसिबल नहीं था। इसके बाद ईंधन की ओर हम बात कर लें। ईंधन जो है ये भी कार्बनिक यौगिक हैं कि हमने शुरू में क्लास में देखा, हमें ये पता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये जलते हैं और जलकर काला रंग जो है ये उत्पन्न करते हैं। अब जो यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक, इनके बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले देखिए कि कार्बनिक ईंधन जो है हमारे घरों में काम आता है एलपीजी, और एक और आपने पढ़ा होगा सीएनजी। सबसे पहले तो हम इनके नाम की बात करें कि एलपीजी इसको कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी इसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब ये हमें पता ही है कि ये जो ईंधन है ये तेल के कुओं में से खोदकर निकाला जाता है
तो जब पेट्रोल का परिष्करण किया जाता है या पेट्रोल जब निकाला जाता है, तो जब पेट्रोल के कुओं को खोदा जाता है तो उनमें सबसे पहले जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है सीएनजी। अब ये क्योंकि वजन में हल्की होती है, इसकी वजह से इससे प्रदूषण कम होता है, कार्बन की मात्रा इसके अंदर कम होती है, क्योंकि सीएनजी जो है इसके अंदर मुख्य रूप से मेथेन गैस पाई जाती है। मेथेन के अंदर कार्बन कितना है? 1, यानी कि इससे प्रदूषण की मात्रा कम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सीएनजी जो है ये एलपीजी से ज़्यादा उपयोगी है, या फिर पेट्रोल और डीजल की जगह, इसी कारण से इससे जो है व्हीकल्स को चलाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो उत्पाद हमें मिलता है वो होता है एलपीजी, या जिसको कहा जाए कि नेचुरल गैस मिलती हैं, जिनमें से हमको एलपीजी प्राप्त हो जाती है। एलपीजी जो है इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। अब ब्यूटेन कितने कार्बन हैं? 4, तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं इसके पास कार्बन है कितने? 4, और प्रोपेन इसके पास कार्बन है कितने? 6, तो C4H10 और ये हो गया C3H8। अब यहाँ कार्बन है 1 और यहाँ कार्बन है 4 और 3, तो प्रदूषण किससे ज्यादा होगा? एलपीजी गैस से। इसकी तुलना में ईंधन के रूप में ज्यादा कार्बन की मात्रा उत्सर्जित की जाएगी। एलपीजी के बाद तीसरे नंबर पर निकलता है पेट्रोल, पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद सबसे पहले सीएनजी, सीएनजी के बाद एलपीजी, एलपीजी के बाद प्राप्त होता है हमें पेट्रोल, पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद केरोसिन, केरोसिन के बाद है पैराफिन वैक्स या मोम जिसे कहा जाता है, ये प्राप्त होती है। और अंत में एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है जिसे कहा जाता है बिटुमिन। बिटुमिन जो है हम जानते हैं कि डामर जिसको कहा जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है सड़कों को बनाने के। देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी जिसमें CH4 पाया जाता है, एलपीजी जिसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ये प्रमुख उत्पाद हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं। अब एक चीज और हम बात करें एलपीजी की, जिसको कहा जाता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अब ये जो गैस होती है ये पूर्ण रूप से गंधहीन स्वादहीन गैस होती है, इसका कोई विशिष्ट गंध या सुगंध नहीं पाई जाती है एलपीजी में। अब हमारी जो रसोई गैस के सिलेंडर होते हैं उनमें ये एलपीजी भरी हुई रहती है। अब क्योंकि यह एक ज्वलनशील गैस है, यानी कि आग बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। अब मान लीजिए अगर ये रंगहीन और गंधहीन गैस है और अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो हमें पता ही नहीं लगेगा और आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए इसमें एक सूचक के रूप पर मिथाइल मरकेप्टेन मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक निश्चित सुगंध या दुर्गंध जिसे हम कह सकते हैं वो आ जाती है, और जिससे हमें गैस की लीक का पता चल जाता है। ये मिला दिया जाता है जिसकी वजह से सुगंध आ जाती है और हमें गैस में लीकेज का पता चल जाता है। उसके बाद जब पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है तो अगले नंबर पर हमें पेट्रोल प्राप्त होता है जिसका उपयोग ईंधनों में किया जाता है, हम जानते ही हैं। पेट्रोल के बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन, फिर पैराफिन वैक्स और लास्ट में बिटुमिन प्राप्त होता है जिसका उपयोग सड़क डामर जिसको हम जानते हैं कॉमन लैंग्वेज में उसमें किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो परिष्करण किया जाता है ये किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। इस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हो गए प्रमुख कार्बनिक यौगिक ईंधन के बारे में। एक ईंधन जो है, एक अच्छा ईंधन जो है इसके अंदर गुण ये होने चाहिए। पहली बात तो ये कि इसको लाना ले जाना या इसका परिवहन आसान होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये सस्ता हो, इसकी प्रत्येक इकाई आयतन से हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, अत्यधिक इसका रख रखाव आसान हो, यानी इसको रखने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, घर में भी स्टोर कर रखें तो कोई समस्या ना हो, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, ना तो इससे प्रदूषण हो
और ना ही कोई अवशेष इससे प्राप्त हो जिनसे कि गंदगी फैले। मुख्य रूप से कार्बन और उसके जो यौगिक थे उनके बारे में हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, कार्बन के यौगिक कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम परमाणु की संरचना और बंध जो है रासायनिक बंध उनके बारे में पढ़ने का और समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। तो साथियों, ये थी आज की आपकी साइंस की क्लास। कैसी लगी क्लास, कैसा लगा प्रयास, ये जरूर बताना, ताकि हमें हौसला मिले और आप लोगों की जो आवश्यकता पूर्ति है वो हो सके। तो मिलते हैं नई क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये पहली क्लास कैसे लगी। हालांकि मैडम अनुभवी हैं, 10 साल से इस फील्ड में है और सेकंड ग्रेड टीचर के पद पर अभी कार्यरत है, लेकिन इस कैमरे के सामने आना है थोड़ा सा कि झिझक हो ही जाती है कई बार। लेकिन मुझे लगा नहीं ऐसा कि आपको मैडम आपको फील हुआ हो कि पहली बार आप कैमरे के सामने आए। धीरे धीरे चीजें प्लस होती चली जाती। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।